अस्सलाम वालेकुम बेटा, उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक होंगे। एडिटोरियल्स एक्सप्लेनेशन सीरीज की एक और वीडियो आपके सामने प्रेजेंट की जा रही है। इसमें जो हमारा पहला एडिटोरियल है उसका टाइटल है विजिलेंस अगेंस्ट एमपॉक्स। ये पाकिस्तान ऑब्जर्वर न्यूज़पेपर में जो है वो पब्लिश हुआ है। अब बेसिकली एडिटोरियल जो कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने जो है वो ये डिसीजन लिया है कि पाकिस्तान को एम पॉक्स यानी कि मंकी पॉक्स वायरस से जो है वो सेफ रखना है। उन्होंने जो अथॉरिटीज हैं उन्हें केयरफुल रहने का और इस वायरस को फैलने से रोकने के लिए स्ट्रॉन्ग मेजर्स लेने का जो है वो हुक्म दिया है। और ये डिसीजन, ये फैसला तब लिया गया है जब WHO ने जो है वो एमपॉक्स को एक इमरजेंसी डिक्लेयर किया। अब बच्चे आप लोग कमेंट सेक्शन में ये बताएं कि किस डेट को जो है वो एमपॉक्स को इन्होंने जो है वो इमरजेंसी डिक्लेयर किया। और आपको पता ही है कि एमपॉक्स जो है अफ्रीका के 13 कंट्रीज में जो है वो फैल चुका है और ये बड़ी पाकिस्तान के अंदर भी इसके 3 केसेस जो है वो आ चुके हैं। और पहला केस तो KPK से आया है, जो कि पर्सन गल्फ कंट्री से वापस आए थे। तो पाकिस्तान के अंदर भी इसके फैलने का जो है वो बड़ा खतरा है। तो अ, अब अच्छी न्यूज़ ये है कि जिस पर्सन के अंदर ये वायरस था उसको क्विकली जो है वो आइसोलेट कर दिया गया ताकि वो वायरस दूसरों में ना फैला सके। इससे एक चीज़ तो हमें पता चलती है कि पाकिस्तान का जो सिस्टम है और जो पाकिस्तान में वायरस की रोकथाम के लिए जो रूल्स बने हुए हैं वो अभी तक सही पोजीशन पे हैं। वो जो कोविड के टाइम पे बनाए गए थे वो अभी तक एप्लीकेबल हैं, वो अभी तक जो है वो वायरस को रोकने की सलाहियत जो है वो रखते हैं। अब ये सिचुएशन हमें ये भी बताती है कि हमें उन लोगों पे खास तौर पे नजर रखनी है जो दूसरे ममालिक से, पर्टिकुलरली उन कंट्रीज जहां पर ये बीमारी पाई जाती है, लाइक अफ्रीका और इवन अमेरिका के अंदर भी जो है वो वहां से ट्रेवल करके पाकिस्तान आते हैं। तो वो कंसर्न की वजह है क्योंकि वो अपने साथ जो है वो अ, इस बीमारी को भी ला सकते हैं। तो इसलिए मुल्क के अंदर वापस आने वाले लोगों को लेके एक्स्ट्रा जो है वो केयरफुल रहने की जरूरत है। तो वजीर आजम पाकिस्तान ने जो है वो ये ऑर्डर्स दिए हैं कि एयरपोर्ट्स पे, सी पोर्ट्स पे या बॉर्डर्स पे जो है वो आप नेसेसरी जो है वो स्क्रीनिंग मेजर्स जो है वो लें ताकि जो आने वाले लोगों को चेक किया जा सके कि क्या वो अपने साथ वायरस तो नहीं लेके आ रहे। और बाय आइडेंटिफाइंग एंड आइसोलेटिंग सस्पेक्टेड केसेस एट दीज एंट्री पॉइंट्स आप जो है वो वायरस को पाकिस्तान के अंदर फैलने से रोक सकते हैं। अब जो पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर के कोऑर्डिनेटर फॉर हेल्थ हैं, डॉक्टर मलिक मुख्तार अहमद, उन्होंने जो है वो इस बात का यकीन दिलाया है कि जी एयरपोर्ट्स पे और बॉर्डर एंट्री पॉइंट्स पे जो है वो सर्वेलेंस का और स्क्रीनिंग का जो अमल है उसे तेज कर दिया गया, स्ट्रॉन्ग कर दिया गया है। और पर्टिकुलरली उन लोगों के लिए जो अफ्रीका और अमेरिका से या गल्फ कंट्री से आ रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान में जो पहला मंकी पॉक्स का केस है वो आपको गल्फ कंट्री से आने वाले शख्स से ही मिला है। उसके बाद अब सिर्फ स्क्रीनिंग करना काफी नहीं है, इसके अलावा आपको लोगों को एजुकेट भी करने की जरूरत है अबाउट मंकी पॉक्स। प्राइम मिनिस्टर ने जो है वो इम्फेसाइज किया है कि कम्प्रीहेंसिव अवेयरनेस कैंपेन चलाई जानी चाहिए पूरे पाकिस्तान पे और थ्रू वेरियस प्लेटफॉर्म्स, बिल्कुल वैसे ही जैसे पेंडेमिक के टाइम पे जो है वो चलाई गई थी। और लोगों को ये बताया जाए कि ये वायरस किस तरह से फैलता है, इसके सिम्टम्स क्या हैं और वो इससे बचने के लिए क्या कर सकते हैं। यही तरीकाकार है जिससे जो है वो आप लोगों को बचा सकते हैं। और पाकिस्तान जैसा मुल्क जहां पर मिस इन्फॉर्मेशन बड़ी तेजी से फैलती है, तो वहां पर जरूरी है कि लोगों को मंकी पॉक्स के बारे में इंफॉर्म किया जाए और एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन जो है वो दी जाए। लोगों को राइट इन्फॉर्मेशन दे के और किसी किस्म की मिस इन्फॉर्मेशन से दूर रख के ही हम पाकिस्तान के अंदर मंकी पॉक्स के फैलाव को जो है वो रोक सकते हैं। तो इस काम के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स, विच इंक्लूड्स गवर्नमेंट बॉडीज, हेल्थ केयर डिपार्टमेंट्स और जो आम आवाम है, इन्हें मिलजुल के काम करना पड़ेगा। इसी तरह से मंकी पॉक्स के फैलाव को पाकिस्तान में रोक सकते हैं। तो ये बेटा इस एडिटोरियल में जो है वो बात की गई थी। नेक्स्ट एडिटोरियल बच्चे हमारा है COP यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज इन पाकिस्तान। बेसिकली ये क्लाइमेट चेंज के पर्सपेक्टिव में ही एडिटोरियल डॉन न्यूज़ के अंदर पब्लिश हुआ है। और ये कहता है कि पाकिस्तान के अंदर जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज जो है वो बड़ी तेजी से हो रहा है या उसके असरात बड़ी तेजी से नजर आ रहे हैं, तो ये जरूरत बन गई है कि पाकिस्तान इफेक्टिव पॉलिसीज बनाए ताकि इस मसले से जो है वो लड़ा जा सके। क्लाइमेट चेंज आपको पता ही है कि हर एरिया को डिस्टर्ब करता है, एग्रीकल्चर को, वाटर को, हेल्थ को। तो
इसको इम्प्लीमेंट इसको इसको रोकने के लिए कोई स्ट्रॉन्ग पॉलिसी बनाना जो है वो बड़ा ज़रूरी है। लेकिन 18वीं तरमीम जो कि 2010 में हुई थी, जिसने प्रोविंसेस को ज़्यादा पावर दे दी, ज़्यादा ऑटोनॉमी दे दी, तो उसके बाद ये मज़ीद मुश्किल हो गया है कि जो फेडरल लेवल पे पॉलिसीज़ बनेंगी, वो उसी तरीके से प्रोविंसेस में भी अप्लाई की जा सके। तो ये एक चीज़ है जो इस एडिटोरियल में डिस्कस की गई है। वो कहते हैं कि पाकिस्तान ने बहुत सारी क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड पॉलिसीज़ बनाई या क्लाइमेट चेंज को एड्रेस करने के लिए, जिनमें से नेशनल क्लाइमेट चेंज पॉलिसी 2021, नेशनल वाटर पॉलिसी 2018, नेशनल फूड सिक्योरिटी पॉलिसीज़, ये उनमें से कुछ के नाम जो है मैं आपको बता रहा हूँ। और ये डॉक्यूमेंट्स, मज़े की बात है कि ये डॉक्यूमेंट्स के अंदर क्लियरली बताया गया है कि प्रॉब्लम क्या है, यानी कि पाकिस्तान के अंदर क्लाइमेट चेंज क्यों हो रहा है और इसके नुकसानात क्या है और इसका सॉल्यूशन क्या है, ये बड़ा बड़ा क्लियरली जो है वो बताया गया है। लेकिन हाँ, इसमें गोल्स भी सेट किए गए और उन गोल्स को हासिल करने के लिए डेडलाइंस भी बताई गई। लेकिन ये गोल्स किस तरीके से हासिल किए जाएंगे, इनकी परफॉर्मेंस को कैसे चेक किया जाएगा, इनको कैसे मॉनिटर किया जाएगा, इसके बारे में कोई चीज़ जो है वो डिस्कस नहीं किया। सी इट इज़ समथिंग लाइक दैट कि आप टाइम टेबल बना लें स्टडी का कि मैंने जो है वो ये इस वक्त ये सब्जेक्ट करना है, इस वक्त ये सब्जेक्ट करना है, बट उसकी इम्प्लीमेंटेशन आप ना करें, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो पाकिस्तान के अंदर भी ये जो पॉलिसीज़ हैं, पॉलिसीज़ बना ली गई हैं, बट उनको इम्प्लीमेंट कैसे करना है, ये नहीं पता। उनको उनके ऊपर चेक एंड बैलेंस, उनके स्टेटस क्या है, उसके बारे में जो है वो कोई चीज़ जो है वो या कोई प्लानिंग नहीं है हमारी। अब 18वीं तरमीम आपको पता ही है कि 2010 में हुई है, जिसके बाद प्रोविंशियल ऑटोनॉमी जो है वो ज़्यादा हो गई, सूबों को ज़्यादा खुद मुख्तारी दे दी गई, जिसने जो है वो इन पॉलिसीज़ को जो फेडरल लेवल पे बनी है, इनकी इम्प्लीमेंटेशन में मज़ीद रुकावट जो है वो पैदा कर दी है। अब आपको पता है कि हर प्रोविंस ने अपनी क्लाइमेट पॉलिसी बनाई हुई है और जो कि लोकल उस प्रोविंस के इश्यूज को जो है वो एड्रेस करती है। अब एक प्रोविंस की पॉलिसीज है, एक फेडरल लेवल पे पॉलिसी है। अब होना तो ये चाहिए था कि जो फेडरल पॉलिसीज हैं, जो प्रोविंशियल क्लाइमेट चेंज की पॉलिसीज है, वो फेडरल पॉलिसीज के अकॉर्डिंगली ही चलनी चाहिए थी, ताकि आप ब्रॉडर जो है वो क्लाइमेट चेंज के इश्यूज को जो है वो फेडरल के साथ मिलके, कैपिटल के साथ मिलके जो है वो रिजॉल्व कर सकें। लेकिन यहाँ हर सूबे ने अपनी अपनी बनाई हुई है और ऐसा कोई सिस्टम भी हमारे मुल्क में नहीं है जिससे हम ये देख सकें कि हमारे प्लान, सेंट्रल गवर्नमेंट के प्लान और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के प्लान जो है वो अलाइंड हो, उनके गोल्स एक एक ही जैसे हों और वो ब्रॉडर पर्सपेक्टिव पे जाके क्लाइमेट इश्यूज को जो है वो रिजॉल्व करे। अब अगर हम पाकिस्तान ने जो 2017 में क्लाइमेट एक्ट क्रिएट किया, क्लाइमेट एक्ट बनाया, जिसके जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज जो है वो, उस जिसका मकसद ये था कि मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज को जो है वो मजबूत किया जाए और सेंट्रल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के दरमियान जो है कॉपरेशन को बढ़ाया जाए। लेकिन और हाँ, इसमें इसका एक और मकसद ये भी था कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट की जो कैपेसिटी है, जो स्किल्स है क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए, उसको भी इंक्रीज किया जाए। लेकिन इसके ऊपर भी प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन करते हुए 7 साल लग गए और अभी तक भी इसके ऊपर प्रॉपरली काम जो है वो नहीं किया गया। तो अ, पाकिस्तान के अंदर जो क्लाइमेट चेंज से या क्लाइमेट चेंज की जो पॉलिसीज है, उनके ऊपर सही इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती, उसकी एक वजह यह है कि हमारे पास क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स भी नहीं है। लोगों को उनकी क्वालिफिकेशन के बगैर आप जो है वो हायर कर लेते हैं मुख्तलिफ क्लाइमेट चेंज रोल के लिए, जो कि फिर मुश्किल हो जाता है क्लाइमेट ऑर्गेनाइजेशन के लिए या गवर्नमेंट के लिए अपनी पॉलिसीज़ को इफेक्टिवली जो है वो अप्लाई करना। क्योंकि जब आप क्वालिफाइड पर्सन, जो रेलेवेंट पर्सन है उस एरिया से, उनको ही लेके नहीं आएंगे, तो फिर आप किस तरीके से जो है वो पॉलिसीज़ को सही तरीके से अप्लाई करा सकते हैं। उसके बाद अब ज़रूरत क्या है? ज़रूरत ये है कि पाकिस्तान को यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, यूएनएफसीसीसी, इसके अंडर, इसके प्लेटफॉर्म के अंडर जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की मीटिंग होती है, जिसमें तमाम ग्लोबल जो लीडर्स हैं, तमाम बड़े बड़े ममालिक हैं, तमाम कंट्रीज के लोग बैठते हैं और वहाँ पर बैठ के क्लाइमेट इश्यूज को डिस्कस करते हैं और उससे रिलेटेड प्लानिंग करते हैं। तो पाकिस्तान को भी अपने मुल्क के अंदर इस तरह की एक नेशनल लेवल पे एक मीटिंग बुलानी चाहिए, हर साल एक कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए, जिसमें तमाम सूबों के लोग, तमाम एक्सपर्ट्स, स्टेक होल्डर्स शामिल हों और वो बैठ के पाकिस्तान के क्लाइमेट इश्यूज को डिस्कस करें और फिर उनका जो है वो सोल्यूशन जो है रिकमेंड करें। इसी तरीके से पाकिस्तान इफेक्टिवली और एक यूनानिमस पॉलिसी के साथ जो है वो क्लाइमेट चेंज से लड़ सकता है। तो ये बेटा बात की गई थी इस एडिटोरियल के अंदर। उसके बाद बेटा जो आपका तीसरा एडिटोरियल है, ये रियलाइजेशन इन काबुल, एक्सप्रेस ट्रिब्यून में जो है वो इस टाइटल के साथ पब्लिश हुआ है।
और नाम से ही आपको पता चल रहा है कि ये अफगानिस्तान और अफगानिस्तान तालिबान के पर्सपेक्टिव में जो है वो लिखा गया होगा। बेसिकली अफगान तालिबान ने रिसेंटली जो है वो इस चीज़ को एक्नॉलेज किया है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जितने भी इश्यूज हैं उनका हल जो है वो डायलॉग है। और ये एक बड़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट है, क्योंकि तमाम मामलात का हल जो है वो लड़ाई झगड़ा फसाद नहीं है, बल्कि आपको बैठ के टेबल टॉक के जरिए मामला को हल करना चाहिए। और उन्होंने इस बात की भी विलिंगनेस शो की है कि वो पाकिस्तान और तहरीक तालिबान पाकिस्तान के दरमियान जो है वो सालसी का किरदार, मीडिएट का किरदार जो है वो अदा कर सकते हैं। अब इसमें कुछ चैलेंजेस हैं जिनको समझने की जरूरत है। तालिबान के जो स्पोक्स पर्सन है जबीउल्लाह मुजाहिद, उन्होंने कहा है कि टीटीपी तहरीक तालिबान पाकिस्तान पाकिस्तान का इंटरनल मैटर है। और इसका मतलब ये है कि अफगानिस्तान के अंदर ना वो मौजूद हैं, ना ही उनको अफगानिस्तान के तालिबान की सपोर्ट हासिल है। ये पाकिस्तान का अंदर का जाती मामला है। पाकिस्तान इस मामले को खुद देखिए, हमसे किसी चीज की कोई एक्सपेक्टेशन ना रखे। और ये व्यू जो है जबीउल्लाह मुजाहिद का काफी परेशान कौन है, क्योंकि सबको पता है कि टीटीपी अफगानिस्तान के अंदर से ऑपरेट करती है और जिसका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना है। सो ये पाकिस्तान का इंटरनल इशू नहीं है, इसमें अफगानिस्तान की भी शामिल शमूलियत है। इसलिए आप इसे क्रॉस बॉर्डर जो है वो इशू कह सकते हैं। टीटीपी पाकिस्तान के लिए मसला नहीं है, ये अफगानिस्तान के लिए भी मसला है। और पाकिस्तान के लिए मसला ये इसलिए है, या क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म इसलिए कहते हैं क्योंकि अफगानिस्तान के अंदर इनकी सेफ हेवन्स मौजूद हैं और ये अफगानिस्तान के तालिबान की सरपरस्ती में पाकिस्तान के अंदर आकर हमले करते हैं और पाकिस्तान के अंदर जो है वो दहशतगर्दी की कार्रवाइयां करते हैं। अफगान गवर्नमेंट ने ये अश्योरेंस दिलवाई थी पाकिस्तान को कि वो अपनी जमीन को किसी भी हमसाया मुल्क के लिए इस्तेमाल नहीं होने देंगे दहशतगर्दी की कार्रवाइयों के लिए। और अभी भी दोबारा जबीउल्लाह मुजाहिद ने इस बात को दोहराया, जो कि एक पॉजिटिव साइन है। लेकिन ये सिर्फ इसमें डाउट ये है कि तालिबान अपनी कमिटमेंट पे पूरा नहीं उतरते, उनके अल्फाज और उनके एक्शंस में जो है वो तजाद होता है। अब हमें पता है, सबको पता है कि तहरीक तालिबान जैसा ग्रुप, इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान प्रोविंस, अलकायदा, ये सारे के सारे अफगानिस्तान के अंदर मौजूद है, वहां से ऑपरेट करते हैं और पाकिस्तान के अंदर टारगेट करते हैं। और ये सारे ग्रुप पाकिस्तान के ट्राइबल एरियाज के करीब है और वहीं पर इनके हिडन सेल्स हैं और वहीं से ये पाकिस्तान के अंदर जो है वो दहशतगर्दी की कार्रवाइयां करते हैं। अब तालिबान कहते हैं जी हमें तो पता ही नहीं है ये कैसे काम करते हैं। भाई आप जरा गौर करें, अफगान तालिबान जो खुद टेररिस्ट रह चुके हैं, उनसे ज्यादा बेहतर कौन जानता है कि ये टेररिस्ट कैसे काम करते हैं। ठीक है, तो ये बात उनकी बड़ी वीक है कि हमें नहीं पता कि तालिबान जो है वो किस तरीके से दहशतगर्दी की कार्रवाइयां कर रहे हैं। वो खुद दहशतगर्द रह चुके, तो उन्हें पता होना चाहिए कि ये किस तरीके से काम करते हैं। अब काबुल सिंपली ये नहीं कह सकता कि भाई टीटीपी पाकिस्तान हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, ये पाकिस्तान का जो है वो अपना इंटरनल मामला है। जबकि टीटीपी के लीडर सबको पता है कि अफगानिस्तान में रहते हैं, तो ये अफगानिस्तान की जिम्मेदारी है कि उनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन ले। अगर ये ग्रुप अफगानिस्तान इनको कंट्रोल नहीं करेगा तो ये पाकिस्तान के लिए तो खतरा है, ले ये अफगानिस्तान की स्टेबिलिटी के लिए भी खतरा है। ये ग्रुप्स अफगानिस्तान के अंदर लॉलेसनेस को, कैओस को मजीद बढ़ा सकते हैं और अफगानिस्तान जो है वो इस कैओस से बाहर नहीं निकल पाएगा। तो जबीउल्लाह मुजाहिद ने एक अच्छा स्टार्ट लिया है, अफगान गवर्नमेंट ने एक अच्छा स्टांस लिया है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान को अपने मामलात निगोशिएशन के जरिए जो है वो हल करने चाहिए। और बहुत सारे इश्यूज लाइक ट्रेड, रिफ्यूजीज का इशू, ये सारे के ऊपर मुज़ाकरात होने चाहिए। लेकिन इन सबसे पहले जो सबसे बड़ा इशू है वो है वायलेंस, टेररिज्म। जब तक टेररिज्म का मसला हल नहीं होगा तब तक बाकी चीज़ों पे बात जो है वो नहीं हो सकती। इसीलिए वायलेंस जो टेररिज्म के थ्रू है इसका हल निकालना सबसे क्रुशियल है। बाकी सारे मामला खुद ब खुद ठीक हो जाएंगे। तो ये इस एडिटोरियल के अंदर बेटा बात की गई है। अब बेटा नेक्स्ट एडिटोरियल जो है वो आपका एक्सप्रेस ट्रिब्यून में जो है वो पब्लिश हुआ, ढाका फॉल 2.0 के टाइटल से। आपको याद होगा इंदिरा गांधी ने जब ईस्ट पाकिस्तान सेपरेट हो गया था 1971 में, तो उसने बड़ा एक सिग्निफिकेंट रिमार्क जो है वो रिगार्डिंग टू नेशन थ्योरी दिया था। और ये टू नेशन थ्योरी आपको पता ही है कि पाकिस्तान की आइडियोलॉजिकल फाउंडेशन है। पाकिस्तान की जो आइडियोलॉजी है वो इसी, या पाकिस्तान बना ही इसी टू नेशन थ्योरी के परस्पेक्टिव में था। उन्होंने क्या कहा था, द टू नेशन थ्योरी हैज बीन बरीड इन द बे ऑफ बंगाल, कि हमने दो कौमी नजरिए को बे ऑफ बंगाल में दफन कर दिया है। मतलब
आप समझ सकते हैं कि उनका मानना था कि ये जो टू नेशन थ्योरी है ये गलत थी, इसका कोई लेना देना नहीं। अगर ये सही होती तो पाकिस्तान और बांग्लादेश जो है वो कभी सेपरेट ही ना होते, ये हमेशा साथ रहते। तो ये इंदिरा गांधी ने बात की थी। अब ये जो आर्टिकल लिखा गया है ढाका फॉल 2.0, ये बेसिकली इसी का जवाब देने में है कि जो लोग आजकल क्या कहते हैं, एक एनालॉजी ड्रा करने की कोशिश कर रहे हैं बिटवीन ढाका फॉल 1971 में और जो अभी रेवोल्यूशन आई है इसके दरमियान में, तो वो कहते हैं कि इन दोनों में फर्क है। आल्दो इन इवेंट्स में कुछ सिमिलैरिटीज भी हैं, लेकिन इनके सरकमस्टांसेस, इनकी जो जन्म लेने की या इनकी जो रूट्स हैं, उनके अंदर जो है वो डिफरेंस पाया जाता है। अब आपको पता ही है 1971 का जो ढाका फॉल है जिसमें ईस्ट पाकिस्तान सेपरेट हुआ था, उसमें ईस्ट पाकिस्तान जो है वो ढाका जो है वो सेंटर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बन गया था। और पीपल ऑफ ईस्ट पाकिस्तान जो है वो महसूस करते थे कि पाकिस्तान की जो सेंट्रल गवर्नमेंट है जो कि वेस्ट पाकिस्तान में थी, वो उनके साथ अनफेयर ट्रीट कर रही है। उनको जो है वो उनके इकोनॉमिक राइट्स नहीं मिल रहे, उनको उनके बाकी राइट्स जो है वो नहीं दिए जा रहे, उनको ऑटोनॉमी नहीं दी जा रही, उनके जो है वो कल्चरल और रीजनल आइडेंटिटी है उसको जो है वो खत्म किया जा रहा है। तो इस चीज के लिए जो है वो उन्होंने एक रेजिस्टेंस मूवमेंट स्टार्ट की। अब पाकिस्तान ने इस मूवमेंट को अनरेस्ट करने के लिए ऑपरेशन सर्च लाइट स्टार्ट किया था, जिसका मकसद था ईस्ट पाकिस्तान के अंदर लॉ एंड ऑर्डर को रिस्टोर किया जाए। लेकिन बंगालियों के रेजिस्टेंस ने जो है वो इसको कामयाब ना होने दिया, और इवेंचुअली ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ये ईस्ट पाकिस्तान की आज़ादी की सूरत में सामने आया और बांग्लादेश बन गया। ठीक है, बांग्लादेश बन गया। अब पाकिस्तान आपको सबको पता है कि टू नेशन थ्योरी के ऊपर बना, जिसका मानना यह था कि मुसलमान और हिंदू दो अलग अलग कौमें हैं, कल्चरली और रिलीजियसली जो है वो एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। तो क्या बांग्लादेश का बनना एक्चुअली टू नेशन थ्योरी का फेलियर था? तो ये बात समझने की जरूरत है कि बांग्लादेश का सेपरेट होना ये बेसिकली इंटरनल चैलेंजेस की वजह से था, ना कि टू नेशन थ्योरी की नाकामी थी। बंगालियों ने कभी ये नहीं कहा कि हम जो है वो वेस्ट पाकिस्तानियों से जो है वो अलग कौम है, या वो सच्चे मुसलमान है या हम सच्चे मुसलमान है। यहाँ पे जो वजह थी वो थी इंटरनल चैलेंजेस। उनको ऑटोनॉमी का मसला था, उनको अपने राइट्स नहीं मिल रहे थे, वो उस चीज को बेस बनाकर अलग हुए थे। अब ढाका में क्या हुआ, जो जो ढाका फॉल्ट 2.0 या 2.0 जो है 2024 में हुआ, इसमें भी ढाका जो है वो सेंटर ऑफ अनरेस्ट था। और ये इसका स्टार्ट क्या हुआ, जब क्या कहते हैं, कोटा सिस्टम एक बांग्लादेश के अंदर आपको पता ही है, जिसमें 30% जो है वो कोटा उन फौजियों उन या फ्रीडम फाइटर्स के लिए मुख्तस किया गया था, उनकी फैमिलीज के लिए मुख्तस किया गया था जिन्होंने 1971 की वॉर में जो है वो हिस्सा लिया। और इसके खिलाफ जो है वो 2018 में इस कोटा को खत्म कर दिया गया। 2024 में जो है वो दोबारा से उनकी सुप्रीम कोर्ट ने इसको बहाल कर दिया। तो इसके खिलाफ जो है वो बांग्लादेश में एहतजाज शुरू हुए थे। और जो एंटी डिस्क्रिमिनेशन स्टूडेंट मूवमेंट थी, उन्होंने कहा कि जी ये जो कोटा सिस्टम है ये इनइक्वालिटी को प्रमोट करता है और जॉब फेयरनेस के चांसेस जो है उसको कम करता है। अब ये जो 1971 के जो प्रोटेस्ट हैं या 2024 के जो प्रोटेस्ट हैं, इनके अंदर जो स्पिरिट है उसमें सिमिलैरिटी पाई जाती है। लेकिन 1971 की जो रेजिस्टेंस मूवमेंट थी उसका मकसद अलहदगी हासिल करना था मुल्क से। 19 1971 में जो स्ट्रगल थी उसका मकसद था आज़ादी हासिल करना। अब जो 2024 में स्ट्रगल है, इसका मतलब आज़ादी हासिल करना नहीं है, बल्कि इसका मतलब जो है वो इंटरनल इनजस्टिसेस लाइक कोटा सिस्टम को ख़त्म करना और जो मुल्क के अंदर करप्ट निज़ाम है उसको रिफॉर्म करना था, आज़ादी हासिल करना नहीं था। तो इसलिए दोनों में आप दोनों को एक ही पर्सपेक्टिव से नहीं देख सकते कि ये जो है वो कोई आज़ादी की तहरीक बांग्लादेश में चल रही है। अब जो नोबल लॉरेट डॉक्टर मोहम्मद यूनुस, आपने ये बताना है कमेंट सेक्शन में कि डॉक्टर मोहम्मद यूनुस को किस साल जो है वो नोबेल प्राइज मिला था। और उन्होंने जो है उन्हें इंटरिम गवर्नमेंट का हेड बना दिया गया आफ्टर शेख हसीना के रेजिग्नेशन के। उन्होंने लोगों को इनकरेज किया है, स्टूडेंट्स को इनकरेज किया है कि वो उसी जज्बे के साथ अपनी कोशिश जारी रखें, जिस जज्बे के साथ 1971 के शोहदा ने जो है, जो उनके फ्रीडम फाइटर थे, उन्होंने मुल्क को आज़ाद कराया। और तब तक कोशिश करते रहे जब तक मुल्क का निज़ाम जो है वो बेहतर ना हो जाए। अब
बांग्लादेश के अंदर जो सूरत हाल हुई, वहाँ के चीफ जस्टिस ने रिजाइन किया, वहाँ के हुकूमत जो है वो शेख हसीना रिजाइन करके चली गई। इससे पता चलता है कि अगर आप मुल्क के अंदर इंटरनल इश्यूज को, इंटरनल चैलेंजेस को रिजॉल्व नहीं करेंगे, तो आपके मुल्क के अंदर इंस्टेबिलिटी पैदा होगी, सूनर और लेटर ये पैदा जरूर होगी। ठीक है। और बांग्लादेश जो कि अपनी आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपनी गवर्नेंस स्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए, बेहतर करने के लिए बना था, वो आज भी उन्हीं मसाइल में फंसा हुआ है। सो कंक्लूजन इस एडिटोरियल का यही है कि 1971 और 2024 का जो ढाका फॉल है, ये इनकी डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स थी, इनके पीछे के ऑब्जेक्टिव्स डिफरेंट थे। तो इसलिए आप इन दोनों को एक ही पर्सपेक्टिव से या इनके दरमियान जो है एनालॉजी ड्रा नहीं कर सकते कि दोनों एक के बाद जो है वो दूसरी फ्रीडम जो है वो बंगालियों ने हासिल कर ली है। पहली लिबरेशन मूवमेंट थी, दूसरी का मकसद अपने मुल्क के अंदर होने वाली जो इनजस्टिसेस थी उनको जो है वो खत्म करना है। तो बेटा ये इस एडिटोरियल के अंदर बात की गई है। आपका लास्ट एडिटोरियल चाइनीज कंसर्न्स, बेटा इसको जो है वो मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जो है वो इसके बारे में एक्सप्लेन कर दूंगा, क्योंकि अभी थोड़ा सा कनेक्टिविटी का इशू आ रहा है जिसकी वजह से मुझे ये रिकॉर्डिंग यहीं पे रोकनी पड़ेगी। आप कमेंट सेक्शन में अपने सवालात के जो है वो जवाब ले सकते हैं। बाकी बेटा जो आप लोगों की रिकमेंडेशंस हैं कि यहाँ पर साथ में एडिटोरियल शो होने चाहिए, तो मैं उसके ऊपर काम कर रहा हूँ। इंशाल्लाह एक दो वीडियोस के बाद आपको जो है वो बेहतरी नजर आएगी, और साथ में एडिटोरियल जो है वो यहाँ आपको नजर भी आएंगे, और कुछ और भी इंप्रूवमेंट जो है वो लाने की कोशिश की जाएगी। तो आप जो है वो एक दो वीडियोस तक वेट करें। इंशाल्लाह उसके बाद आपको जो है वो बेहतर तरीके से एडिटोरियल्स की एक्सप्लेनेशन जो है वो की जाएगी। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।